नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द एडुकेटर्स क्लब में। साथियों, मुझे उम्मीद है कि शिक्षण योजना से जुड़ी हुई हमारी वीडियो सीरीज को आप देख रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे। साथियों, शिक्षण योजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों में शिक्षण की प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि कुछ गतिविधियों का हम लोगों ने प्रयोग किया है। साथियों, आज हम जानेंगे कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या है ERAC और गतिविधियां क्या होती हैं और गतिविधियों में किस तरह से हम ERAC का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर कोई अपनी रुचि, स्तर और अनुभव के सहारे लगातार सीखता ही रहता है। सीखने की प्रक्रिया में जो सबसे जरूरी घटक है, सबसे जरूरी पहलू है, वो है मानसिक सक्रियता को बनाए रखना। हम जानते हैं कि जब हमारे सामने कोई चुनौती आती है अथवा कोई रोचक चीज आती है तो हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, सीखने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाता है। तो बच्चों के सीखने के लिए भी जरूरी है कि उनके सामने कुछ रोचक हो अथवा कुछ चुनौतीपूर्ण हो। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के अनुभवों पर सोचने, विश्लेषण करने और उसका बार बार अनुप्रयोग करने पर सीखने की गहराई का स्तर बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया में कुल 4 चरण होते हैं, जिनको हम कहते हैं E, R, A और C। E का तात्पर्य है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। इसका तात्पर्य है किसी रोचक अथवा चुनौतीपूर्ण क्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त करना। R का तात्पर्य है रिफ्लेक्शन यानी चिंतन अथवा विश्लेषण। अब बच्चे ने जो अनुभव प्राप्त किया है उसके सापेक्ष हम कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिससे बच्चा चिंतन कर सके, सोचने के लिए विवश हो और गहराई से विश्लेषण करने की स्थिति में आ जाए। इसके बाद अगला चरण होता है A यानी एप्लीकेशन का तात्पर्य है अनुप्रयोग। सीखे हुए ज्ञान को अलग अलग परिस्थितियों में स्वयं प्रयोग करना एप्लीकेशन या अनुप्रयोग कहलाता है। तो यहाँ पर हम बच्चों को अवसर देंगे कि बच्चे स्वयं करें, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से उस चीज का अनुप्रयोग करके सीखें। अंतिम चरण होता है C यानी कंसोलिडेशन, जिसका मतलब होता है समेकन, समेटना अथवा निष्कर्ष निकालना। इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें सीखे हुए ज्ञान को हम पुनः दोहराते हुए बच्चे को किसी नतीजे पर पहुंचाते हैं या बच्चे के अंदर ये क्षमता उत्पन्न करते हैं कि वो किसी लर्निंग आउटकम तक पहुंच सके। अब इस तरह से जिस समेकन पर हम बच्चे को पहुंचाते हैं, यही समेकन अगले स्तर के लिए फिर से अनुभव रचना का काम करता है। इस प्रकार से ये जो ERAC की प्रक्रिया है, सीखने सिखाने में ये चक्रीय रूप से लगातार चलती रहती है। जब हम किसी समेकन पर पहुंचते हैं तो वही समेकन अगले चरण के लिए अनुभव रचना का काम करता है। अब हम देखेंगे कि गतिविधि क्या होती है। वास्तव में जो गतिविधियां होती हैं वो कोई खेल नहीं होती हैं, बल्कि कक्षा में खेल के गुणों को उत्पन्न करना होता है। गतिविधियां जो होती हैं वो छोटी छोटी रोचक क्रियाओं की एक श्रृंखला होती हैं जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मदद करती हैं और सीखने सिखाने को आसान बनाती हैं। क्योंकि ये रोचक होती हैं, साथ ही साथ इनमें कोई न कोई चुनौती शामिल होती है, इसलिए बच्चा सक्रियता से इनमें जुड़ता है और जो लर्निंग आउटकम उसे प्राप्त करना होता है उसे आसानी से प्राप्त कर लेता है। किसी गतिविधि में ERAC की प्रक्रिया को समझने के लिए आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। यह उदाहरण हमारा परिवेश पाठ की एक शिक्षण योजना से लिया गया है। इस शिक्षण योजना को पूरी तरह से देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां दिए गए लिंक को फॉलो करके आप उस पूरी शिक्षण योजना को देख सकते हैं। इस शिक्षण योजना की एक गतिविधि को यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, जिसमें हम ERAC की प्रक्रिया को समझाएंगे। इस गतिविधि को समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि इस शिक्षण योजना में हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो हमारा लर्निंग आउटकम है बच्चे अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन करते हैं और इस अवलोकन के आधार पर अपने आसपास मौजूद प्राणियों के बारे में वर्णन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ERAC को अलग अलग किया हुआ है। जो पहला चरण होता है किसी गतिविधि के लिए E, उसके लिए हमने यहाँ पर ली है एक पहेली या कह लीजिए एक रोचक सा प्रश्न। हम बच्चों के सामने ये प्रश्न रख सकते हैं कि बच्चों बताओ किस चिड़िया के सिर पर पैर होता है। अब यहाँ पर बच्चों
के सामने एक चुनौती उत्पन्न होगी, एक रोचक चुनौती उत्पन्न होगी। बच्चों को हम सोचने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ई के बाद फिर अगला चरण आता है आर का। आर यानी रिफ्लेक्शन, चिंतन या विश्लेषण। चिंतन और विश्लेषण करने के लिए अब हमारे पास होगा एक चित्र। हम बच्चों को कहेंगे, बच्चों इस चित्र में देख करके इसमें मौजूद प्राणियों के नाम अलग अलग लिख लीजिए। बच्चे जब इस नाम को लिख लेंगे तब हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि आपने कैसे जाना कि ये पक्षी कौन सा है या ये जानवर कौन सा है। साथ ही साथ हम उनसे ये भी कह सकते हैं कि आप ये बताइए कि इनको अलग अलग आपने कैसे कर दिया। इस तरह से बच्चे चिंतन करेंगे। चिंतन के बाद फिर अगला चरण आता है एप्लीकेशन का, यानी अनुप्रयोग का। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को फिर उसी चित्र की तरफ ले जाएंगे और हम बच्चों को कुछ श्रेणियाँ बांट देंगे। चलने वाले, कूदने वाले, उछलने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, इस तरह से कुछ श्रेणियाँ दे देंगे और बच्चों से कहेंगे अब इन चित्रों में से छांट करके आप इन सभी जंतुओं को अलग अलग श्रेणियों में रख दीजिए। बच्चे ये काम करेंगे। जब बच्चे ये काम कर लेंगे तब हम उनसे कहेंगे कि अब आप ये बताइए कि ये जो उड़ने वाले पक्षी हैं, क्या कभी आपने इनको पानी में तैरते हुए देखा है? या फिर ये जो ज़मीन पर चलने वाले जानवर हैं, क्या इनको पानी में तैरते हुए देखा है? अगर देखा है तो उनके नाम बताइए। इस तरह से हम बच्चों के सामने अलग अलग परिस्थितियों में इन चीज़ों का अनुप्रयोग करते हैं। अगला और अंतिम चरण है सी यानी कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब है समेकन, समेटना या निष्कर्ष निकालना। इसमें शिक्षक यह बताएगा कि हर जीव जंतु बनावट में अलग अलग होते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई चलने वाला होता है, कोई रेंगने वाला होता है। साथ ही साथ जो पक्षी होते हैं वो उनके पंखों के आधार पर, उनके पंजों के आधार पर, उनके चोंचों के आधार पर हम उनमें अंतर कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी एक गतिविधि में हम इन चारों चीज़ों को शामिल करते हैं और इस तरह से प्राप्त जो निष्कर्ष है किसी अगली गतिविधि के लिए वो हमारी अनुभव रचना के काम आता है। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से किसी एक गतिविधि में हम 4 चरण ई, आर, ए और सी को शामिल करते हैं और बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।